हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले राजभाषा सेक्शन को कवर करेंगे और फिर जो है तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ये एक्चुअल में जो है तो पेपर जो है RWF द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। वेरी सिंपल सा लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये +1 मार्क्स दिलाएगा आपको। ओके, सो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द वेरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, व्हेन was the Official Language Act 1963? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट दैट इज ओला। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब पास हुआ? तो वो सिंपल सा आंसर होगा, दैट इज़ व्हाट 10 मई 1963 इज़ द राइट आंसर। ओके, और मैं आपसे कमेंट में ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है तो कितनी बार संशोधन हुआ, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम इट गेट अमेंडेड। ठीक है, और कौन से ईयर में जो है तो अमेंड हुआ। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, the states and union territories in India are classified into how many regions for official communication purpose? Very simple. So इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 3 रीजन। ठीक है, वन इज का क्षेत्र, अनदर इज खा क्षेत्र एंड दर इज गा क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3 रीजन्स में जो है तो इसको डिवाइड किया गया। अब आप बताइए मेरे को कि खा क्षेत्र के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने यूनियन टेरिटरीज जो है आते हैं खा क्षेत्र के अंदर। और का क्षेत्र के अंदर कितने स्टेट्स को कवर किया गया है? सो द नंबर ऑफ स्टेट्स कवर्ड अंडर का क्षेत्र एंड नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी अंडर खा क्षेत्र। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कम्युनिकेशंस फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इंक्लूडिंग रेलवे ऑफिसेस टू स्टेट इन रीजन ए शैल सेव इन एक्सेप्शनल केसेस बीन विच लैंग्वेजेस? वेरी सिंपल, ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर जो है इंक्लूडिंग रेलवे ऑफिस, उसमें जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ओके, उसका माध्यम पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर टू अ स्टेट इन रीजन ए, ठीक है, तो रीजन ए के साथ अगर कम्युनिकेशन होगा तो वह हमेशा कैसे होगा? हिंदी माध्यम में। ठीक है, क्योंकि रीजन ए के अंदर जितने भी राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं वो मोस्टली कैसे हैं? हिंदी भाषी हैं। तो हिंदी भाषी राज्य की बहुतायतता के कारण जो है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मीडियम होगा वह कैसा होगा? हिंदी होगा। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 मेक्स इट मैंडेटरी टू यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स सच एज रेजोल्यूशन, जनरल ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशन? तो इसके लिए जो पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है दैट इज सेक्शन 3 ऑफ 3। ठीक है, जहाँ पे द्विभाषा को प्रमोट करने की बात की है। ठीक है, कि मतलब जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, अब आपको कमेंट में बताना है कि स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स की कितनी संख्या है। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी पब्लिश्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? प्लीज कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the rule regarding replying to letter received in Hindi in a central government offices? ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा रूल के तहत जो है तो जो भी लेटर हिंदी में रिसीव किया जा रहा है, हिंदी में उसका जवाब जो है तो देना है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। तो आपको पता होगा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका कौन सा सेक्शन है जो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, और इसका जो रिप्लाई होगा वो हमेशा हिंदी में ही होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इंडियन रेलवेज। तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वह इंडियन रेलवेज ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदेही किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जिसकी जवाबदेही होती है इसको पूरा करना। सो वेरी सिंपल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द हिंदी डे दैट इज राजभाषा दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो वेरी सिंपल सा 14 सितंबर, बिकॉज 14 सितंबर 1949 को हमारी जो ग्रेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, माना था। ठीक है, अडॉप्ट किया था कि हिंदी विल द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो राजभाषा के रूप में उसको दर्जा दिया गया था हिंदी को। कब? 14 सितंबर 1949। अब आपको इसमें इम्पॉर्टेंट यह कमेंट बताना है कि 1949 को जब यह इसके लिए जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन है जिसके लिए कि हिंदी को हमें राजभाषा का दर्जा दिलवाना है वह किसके द्वारा लाया गया था, तो कौन से मेंबर के द्वारा जो है यह प्रस्ताव रखा गया था। तो प्लीज़ कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which subcommittee of parliamentary committee on official language is responsible for inspecting the implementation of Hindi in the railway ministry and its offices? So it's very favorite question, that is what second subcommittee। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि जो फर्स्ट सब कमेटी और थर्ड सब कमिटीज़ हैं वह किन मिनिस्ट्रीज़ को जो है तो रिव्यू करती हैं। ठीक है, उनके जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनको कौन कौन से इनसे संबंधित जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ को कवर किया गया है और इसके अंदर जो है कौन सी मिनिस्ट्रीज़ को कवर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। द प्रबोध कोर्स इन हिंदी ट्रेनिंग इज मीन्ड फॉर एम्प्लॉयज़ हैविंग व्हाट लेवल ऑफ हिंदी नॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रबोध कोर्स इन हिंदी ट्रेनिंग इज मीन्ड फॉर एम्प्लॉयज हैविंग बेसिक और इनिशियल लेवल, दैट इज व्हाट, बेसिक और इनिशियल लेवल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंदी ट्रेनिंग के लिए बेसिकली जो कोर्सेज हैं यहाँ पे प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा एंड व्हाट इज पारंगत। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज। तो यहाँ से राजभाषा के सेक्शन खत्म हुए। अब आते हैं यहाँ पे, आप देखिए इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देखिएगा। शुरू में आपको हलवा दिया गया, अब थोड़ी सी जो है तो यहाँ पे पेपर का जो लेवल ऑफ टफनेस है वो बढ़ेगा, तो वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP लीव ऑन एवरेज पे इच परमानेंट और टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट्स इंटाइटल्ड फॉर कैलेंडर ईयर। तो देर आर 30 डेज ऑफ LAP जो है तो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 15 जो है फर्स्ट हाफ में मिलता है, मतलब 1 जनवरी टू जुलाई मंथ, और रिमेनिंग के लिए जो है जुलाई टू नेक्स्ट, ठीक है, वो मिलेगा आपको सेकंड हाफ के लिए। तो टोटल 30 डेज का LAP आपको मिलता है। ठीक है, सो जनवरी टू जून होगा, है ना, 1 जुलाई से नया हो जाता है, जून एंड जुलाई टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव। वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न जो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के कौन से सेक्शन के अंदर किया गया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन नंबर। ठीक है,
सो इसके अंदर जो है तो टोटल 180 डेज़ का लीव सैंक्शन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पीरियड फॉर विच अ रेलवे सर्वेंट कैन बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड? सो दिस इज नथिंग बट अ 5 years। वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज 5 years। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, दैट इज चाइल्ड केयर लीव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So child care leave that is CCL for a eligible female and single male employees is granted for a maximum period of how many days during their entire service? So it is for 2 years. That is what 730 days. So 730 days is the right answer. Very very important. Next is when a railway servant who has been granted leave not due. Please tell the answer first in comment box. When a railway servant who has been granted leave not due resigns without returning to duty, what happens to the salary paid during L&D during leave not due? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन अ रेलवे सर्वेंट हु हैज़ बीन ग्रांटेड, उसको क्या लीव नॉट ड्यू दिया गया। ठीक है। अब अब उसने क्या किया, बिना ड्यूटी पर आए उसने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। सो व्हाट हैपेंस टू द सैलरी पेड ड्यूरिंग L&D? तो जब वह टाइम जिस पर उसको L&D टाइम था और उसको सैलरी पे किया गया, तो सैलरी का क्या होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सो द लीव इज़ कैंसल्ड एंड सैलरी ऑलरेडी पेड इज़ रिकवर्ड। तो जब उसका सेटलमेंट होगा, ठीक है, आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेटलमेंट के टाइम पे जो होगा तो उसका पैसा उसे रिकवर कर लिया जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बेसिकली यह क्या होगा कि जो L&D है दैट इज़ लीव नॉट ड्यू। ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है, आपकी एडवांस लीव का प्रोविज़न आपको दिया गया है कि अगर आप आ गए, मतलब आपने अवेल कर लिया L&D, और आप फिर जब रिटर्न आएंगे और आपके अकाउंट में जब लीव क्रेडिट होगी तो ये लीव जो है आपसे कट कर ली जाएगी आपके अकाउंट से। तो ये एडवांस लीव का प्रोविज़न जो है तो इसके तहत दिया गया है। तो इस केस में क्योंकि यह वापस आएगा नहीं, तो इस केस में यहाँ से कोई जो उसकी लीव है उसमें कटौती नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे रिकवरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 की। कैन कैजुअल लीव बीन कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर द रूल्स? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एज पर व्हाट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, no CL is not recognized as leave under the rules and cannot be combined with any other leave types. It is very important. ये exclusively mention किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड द डेफिनेटिव एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटायर सर्विस हिस्ट्री विद इन द इंडियन रेलवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि डेफिनेटिव एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंडियन इंडिविजुअल इंटायर सर्विस हिस्ट्री विद इन द इंडियन रेलवेज की बात कर रहा है, दैट इज व्हाट सर्विस बुक। ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि अभी HRMS मॉड्यूल में जो है तो आपको ई सर्विस बुक का ऑप्शन दिया गया है कि, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के अंदर जो है आपको ये मिलता है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है अकॉर्डिंग टू railway rules what frequency is mandated for the administrative authority to verify the entries in an employee service book and obtain the employee signature as proof of verification? तो एज पर द रेलवे रूल्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो सर्विस बुक में एम्प्लॉयज़ के सर्विस बुक में जो भी एंट्रीज है उसको वेरीफाई करना है, उसको एनुअली। कब करना है? दैट इज़ एनुअली। It must be verified by annually and obtain the employee signature as proof of verification. It is very important. Okay, so option that is what annually is the right answer. Next is when an employee is transferred from one railway division to another, what is the correct procedure for their service book? It is very important that अगर कोई एम्प्लॉई है वह एक रेलवे डिवीजन से किसी दूसरे रेलवे डिवीजन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इस केस में जो है तो उसकी जो सर्विस बुक है उसको नई सर्विस बुक नहीं इशू होती, बल्कि वह सर्विस बुक ही एक डिवीजन से दूसरे जो भी नया डिवीजन में जा रहा है वो वहाँ पे उसको भेजी जाती है। सो इट इज़ सेंट ऑफिशियली अंडर कॉन्फिडेंशियल कवर टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस बुक जो है तो
एक ही बार बनती है, ठीक है, और वह क्या होती है बेसिकली ट्रांसफरेबल हो जाती है। अगर नई ऑफिस में जा रहा है वो तो दूसरी जगह चली जाएगी वो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। What action should be taken in the service book when an employee is penalized with a censure under the discipline and appeal rules? ठीक है, because censure is also a minor penalty. Censure is nothing but a minor penalty. ठीक है, सो यहाँ पे censure क्योंकि minor penalty है, so it must be noted in the service book or personal file regarding the penalty order, number and date. So option number B is the correct. Okay. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अपॉन अ रेलवे एम्प्लॉयज रिटायरमेंट व्हाट हैपेंस टू देयर सर्विस बुक। अगर क्या होता है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई रेलवे एम्प्लॉय है वह रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद जो है तो उसकी सर्विस बुक का क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो उसके सर्विस बुक जो है तो इससे जो है तो उसकी पेंशन और उससे जुड़े जितने भी विवाद है उसका निपटारा जो है यह एक माध्यम होती है। बेसिकली इट इज़ अ बेस फॉर डिसाइडिंग पेंशन और जो भी उसके रिलीफ रहेंगे या फिर आगे कोई भी अगर उससे उसके पेंशन पे वगैरह से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा रहा तो वह सब सर्विस बुक के को बेस मान के जो है तो उसका डिसीजन लिया जाता है। तो इस बेस पर अगर हम बात करें तो सर्विस बुक जो है तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। सो इट इज़ सिक्योरली स्टोर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर a specified period, often 25 years or more after final settlement of dues. So option number C is the right answer. काफ़ी लंबे समय तक जो है तो इसको रखा जाता है। ठीक है, इसको एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता। What is the process called when the authority superior to the reporting officers reviews the report written by the reporting officer? It is very important। आपको यह जो है तो जब आप अपना सेल्फ अप्रेजल भरते होंगे, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिव्यूइंग और काउंटर साइनिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ऑल APARs फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर शुड जनरली बी completed एंड प्रोसेस्ड बाई व्हाट डेडलाइन इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इसका मतलब है जैसे हम अपार भर रहे हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो अपार है यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी ईयर शुड बी जनरली बी completed एंड प्रोसेस्ड बाई व्हाट डेडलाइन। तो इट मस्ट बी completed बाई 31 जुलाई। 31 जुलाई तक जो है तो यह कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए जो डेडलाइन है दैट इज व्हाट 31 जुलाई 2025। ओके, सो दैट इज व्हाट 31 जुलाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट 31 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच सेक्शन विद इन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल अपार डोजियर। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है, नाम से ही पता है आपको कॉन्फिडेंशियल है बिकॉज जो डिटेल्स हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल हैं। तो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन ऑफ पर्सनल ब्रांच जो है वह मेंटेन करता है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है विच डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द स्टैंडर्ड फाउंडेशन गाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस डिसिप्लिन एंड वर्क फ्लो प्रोसीजर इन द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इंडियन रेलवेज। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन रेलवे सहित जितने भी भारत के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पर जो ऑफिस डिसिप्लिन और वर्क फ्लो प्रोसीजर है, ठीक है, उसके लिए जो फाउंडेशनल गाइड क्या है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ व्हाट मैनुअल फॉर ऑफिस प्रोसीजर। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल फॉर ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है, जो कि अभी इसका रिसेंट में अगर हम बात करें तो 16th एडिशन इन द ईयर 2022 आया। ठीक है, तो CSMOP जो है तो बेसिकली एक फाउंडेशनल गाइड है जो कि इसको मेंटेन करता है इंक्लूडिंग व्हाट इंडियन रेलवेज। सो मैनुअल फॉर ऑफिस प्रोसीजर, मैनुअल फॉर ऑफिस प्रोसीजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड मार्जिन विड्थ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑफिशियल लेटर और फाइल पेज।
एज पर द मैनुअल फॉर ऑफिस प्रोसीजर। तो एमओपी के अंदर जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई भी अगर ऑफिशियल लेटर या पेज है, फाइल पेज है, तो उसमें जो मार्जिन छोड़ना है ऑन द लेफ्ट साइड वह कितना छोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1.5 इंच, 1.5 इंच और 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड ये तो हो कोई बात लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में आपको इतना मार्जिन छोड़ना है। वहीं राइट साइड में आपको जो है तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर दैट इज 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो राइट साइड में दैट इज 1 इंच और लेफ्ट साइड में 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन प्रोसेसिंग अ फाइल व्हाट टच द टर्म PUC स्टैंड्स फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कभी ई ऑफिस वगैरह डील करते होंगे तो इस केस में यहाँ पे एक टर्म आपको दिखता होगा दैट इज व्हाट PUC। तो PUC का मतलब होता है दैट इज पेपर्स अंडर कंसीडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर्स अंडर कंसीडरेशन। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टैंडिंग गार्ड फाइल दैट इज स्टैंडिंग गार्ड फाइल SGF इन द रेलवे ऑफिसेस। ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट a compilation for all current rules, regulations, circulars, and precedents on a specific object for ready reference. So basically स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स जो है बेसिकली आपकी जितने भी करंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, उन सब का एक कंबाइन या एक रेडी रेफरेंस होता है। ठीक है। रेडी रेकनर के तौर पे जो है तो हम रेफरल के लिए यूज़ करते हैं इसको। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट SGF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। दैट इज विच ऑफ दीज कम्युनिकेशन टाइप्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ए डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली ऑफन विदाउट द नीड फॉर फॉर्मल नोटिंग ऑन फाइल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होगा दैट इज ऑफिस मेमोरेंडम एक टर्म है। ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर बेसिकली क्या है, जब कभी कोई कम्युनिकेशन जो है तो अपने जो इंटर डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के अंदर अपने सभी जितने भी सहयोगी डिपार्टमेंट हैं उनको एक साथ देना होता है। ठीक है। तो उसके लिए वह ऑफिस मेमोरेंडम जारी करता है, चाहे जितने भी वो सर्कुलर हो, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ व्हाट ऑफिस मेमोरेंडम। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइल मूवमेंट एंड मैनेजमेंट what must happen to file before it sent to the record room for permanent storage or destruction. So it must be what paginated, indexed and cataloged और रिव्यूड फॉर रिटेंशन शेड्यूल। ठीक है। इसे जो है तो डायरेक्ट जो है तो रिकॉर्ड रूम में नहीं भेजा जाता है। सबसे पहले इसको पैजिनेट किया जाता है, इंडेक्सिंग की जाती है उसकी, उसको कैटलॉग किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है तो फिर इसको भेजा जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन देख के जो है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अदर ऑप्शंस को। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी is responsible for recruitment of officers into Group A service. It is very important. Group A service of the Indian Railways. तो आप सबको पता होगा that is UPSC, that is Union Public Service Commission is very important. Okay. Next question पे आते हैं। What is the classification of employee designated as casual labor or substitutes in Indian Railways? ठीक है। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉय डिजिग्नेटेड एज कैजुअल लेबर, सो दैट मीन्स इसके लिए जो कैजुअल लेबर के लिए तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सो दे आर नॉट कंसीडर्ड रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट इनिशियली एंड डू नॉट हैव अ स्टैंडर्ड ग्रुप क्लासिफिकेशन अंटिल अब्सॉर्ब्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज वाइटल फॉर डिटरमाइनिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कोई जो रेलवे एम्प्लॉय है उसकी क्लास बेसिकली ए है, बी है या ग्रुप सी है, अर्सवाइल ग्रुप डी है। तो इसको एक क्लास में डिवाइड किया गया है। वह किसके लिए किया गया है, ताकि उसके जो है तो पे स्केल्स और अलाउंसेस उसके अकॉर्डिंग निर्धारित की जा सके। डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स की अप्लीकेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है तो उसको मिल सके। ठीक है। द कलर ऑफ देयर यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जो कलर ऑफ देयर यूनिफॉर्म है, ठीक है, इट एलिजिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो कलर ऑफ देयर यूनिफॉर्म, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए कि यहाँ पे जो है तो उसके लिए यहाँ पे नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। दैट इज व्हाट द कलर ऑफ देयर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल
used in Indian Railways and central government for determining an employee's pay after implementation of 7th Central Pay Commission। तो 7th सेंट्रल पे कमीशन, अभी सेंट्रल पे कमीशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 8th पे कमीशन जो है अभी उसकी बात चल रही है, उसके चेयरमैन जो हैं तो अभी किसको बनाया गया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कि जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है उसको चेयर कौन कर रहा है, और उसमें जो 2 मेंबर्स हैं उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, दैट इज व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज इन द 7th CPC स्ट्रक्चर व्हाट टर्म रिप्लेस द प्रीवियस ग्रेड पे सिस्टम। तो ग्रेड पे सिस्टम की जगह अभी क्या आ गया, लेवल इन द पे मैट्रिक्स आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय इज प्रमोटेड फ्रॉम अ लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट इन्वॉल्विंग अ assumption ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ इज देयर पे फिक्स इन द नेक्स्ट प्रमोशन लेवल। तो बेसिकली यहाँ पे पे फिक्सेशन की बात की जा रही है। तो पे फिक्सेशन के लिए जो है दे रिसीव वन नोशनल इंक्रीमेंट इन देयर ओल्ड लेवल बिफोर बीइंग फिटेड इनटू द न्यू लेवल्स अप्रोप्रिएट सेल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड अ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी स्कीम। ठीक है, सो हाउ डज द पे फिक्सेशन वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएससीपी बेसिकली क्या है, तो एमएससीपी के अंदर जो है तो कोई एम्प्लॉय अगर बेनिफिट लेता है तो उसके अंदर उसकी ड्यूटी जो है तो सेम रहती है, ड्यूटी में कोई चेंज नहीं आता, बस उसको केवल फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके तहत भी जो है तो एम्प्लॉय को जो है तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, और द एम्प्लॉय इज ग्रांटेड वन नोशनल इंक्रीमेंट एंड प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेट यूनिफॉर्मली फिक्स्ड अक्रॉस द इंडियन रेलवेज फॉर द ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट कब होता है, सबको पता होगा कि 1 जुलाई और 1 जनवरी और 1 जुलाई ऑफ द एवरी ईयर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ एन एम्प्लॉय ऑफिशिएट्स इन अ टेम्परेरी हायर पोस्ट फॉर मोर देन अ मंथ। ठीक है, मोर देन अ मंथ के लिए वो टेम्परेरी हायर पोस्ट ऑप्ट कर रहा है, they are entitled to draw pay for their that higher post। ठीक है, this is governed by which specific rule, it is very important, that is fundamental rule 31 clause 2 और fundamental rule 22 equivalent principles के तहत जो है उसको उस पोस्ट के बराबर की सैलरी यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो पहले एक एपीए होता था, एडिशनल पोस्ट अलाउंस, ठीक है, जिसको भी 7 CPC में ख़त्म कर दिया गया। तो इसके तहत जो है तो यहाँ पे ये फंडामेंटल रूल जो 31 क्लॉज 2 है यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, द पे ऑफ री एम्प्लॉयड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज व्हाट री एम्प्लॉयड पेंशनर्स इन इंडियन रेलवेज इज फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट देयर लास्ट ड्रॉन पे माइनस द फुल पेंशन। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट देयर टोटल एमोलूमेंट्स नेवर एक्सीड देयर प्री रिटायरमेंट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो टोटल एमोलूमेंट्स होगा उसका, टोटल एमोलूमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि री एम्प्लॉयमेंट के बाद जो उसको पे मिलेगा आफ्टर एंड पे प्लस जो उसको पेंशन मिलेगा यहाँ पे प्लस पेंशन दैट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू बेसिकली जो उसका प्री रिटायरमेंट पे था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक सीलिंग जो है प्री रिटायरमेंट जो पे है यह एक सीलिंग का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सीलिंग का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which entry is responsible for conducting the examination for recruitment to a group A officers? 2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, दैट इज यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट्स फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट आर प्राइमरीली गवर्न बाई गाइडलाइन सेट बाई विच ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है दैट इज सेट बाई व्हाट DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, प्रेजेंट में ये है डिपार्टमेंट जो है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मैंडेट्स द रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC ST OBC
which Indian Railways must strictly adhere to during all the recruitment drives. It is very important. That is Article 14 and 17 of the Constitution dealing with the equality. So equality of law या equality before law, ठीक है, equality before law. It is very important. Equal protection of law. Equal protection of law. ठीक है, एज पर अंडर आर्टिकल 14. ठीक है, और आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो इन दोनों बातों का जो है ध्यान रखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे. दैट इज व्हाट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट इन इंडियन रेलवेज इज कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू विच स्पेसिफिक सिस्टम. तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट जो होता है इंडियन रेलवेज के अंदर, उसको किस सिस्टम के तहत जो है तो यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है. सो बेसिकली इट इज अ ट्रायल बेसिस एट अ जोनल और डिविजनल लेवल बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स अचीवमेंट. तो बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है तो यहाँ पे इसको कंडक्ट किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, व्हाट क्राइटेरिया डिटरमाइंस अ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट अंडर द एक्स सर्विसमैन कोटा. तो एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्या है. सो दे मस्ट बी सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्स फॉर अ मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड एंड हैज़ बीन रिलीज्ड ऑनरेबली. ठीक है, यहाँ पे जो है तो ऐसा ना हो कि उनको डिसमिस किया गया हो. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे मस्ट बी रिलीज्ड ऑनरेबली और एक मिनिमम स्पेसिफिक जो पीरियड है वहाँ पे जो है तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम किया हो. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे. द रिक्रूटमेंट पॉलिसी emphasizes that all new entrants must undergo a stringent medical examination. This is governed by standard laid down in which official publications. तो बेसिकली इंडियन रेलवेज का जो मेडिकल मैनुअल है उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगा, ठीक है, उसमें जितने भी नए इंट्रेंट्स होंगे दैट मस्ट बी स्ट्रिंजेंट अंडरगो स्ट्रिंजेंट मेडिकल एग्जामिनेशन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट डज द टर्म इंडक्शन ट्रेनिंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी. तो इंडियन रेलवेज का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या हो रहा है. तो इंडक्शन ट्रेनिंग इज नथिंग बट अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइडेड टू न्यू रिक्रूट्स एट अ डेजिग्नेटेड training institutes before they are posted to their work units. So option number C is the right answer. Okay, next question पे आते हैं. What is the current percentage of reservation provided for scheduled caste in the direct recruitment to a central government services including Indian Railways. तो शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें अगर, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का परसेंटेज है दैट इज व्हाट 15% है. कितना है, 15%. वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है दैट इज व्हाट 7.5%. वहीं ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर हैं उनके लिए जो है 27% है. ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है दैट इज 10% है. सो ऑप्शन नंबर 15% बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. विच प्रिंसिपल अप्लाइज when a reserved category candidates SC, ST, OBC is selected on their own merit without availing any relaxation like age relaxation or lower cutoff marks. So they are counted against the unreserved quota. So option number B is the right answer. Next question पे आते हैं. Question number 50. The concept of creamy layer. It is very important concept. ठीक है, अब इसके लिए आप बताइए कि ये कॉन्सेप्ट जो है तो कौन से ईयर में लाया गया. ठीक है, the concept of creamy layer exclusion applies to which category of the reservation within the Indian Railways. So it is for what other backward classes. OBC के लिए जो है तो ये creamy layer का एक प्रोविजन लाया गया जिसमें उसकी फाइनेंशियल इनकम को यह बोला गया कि 8 लाख से अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो इस केस में जो है उसको क्रीमी लेयर कैटेगरी में माना जाएगा. नेक्स्ट है, व्हाट स्पेसिफिक रजिस्टर इज मैंडेटरी for every recruiting and appointing authority in Indian Railways to maintain meticulously to monitor the application of reservation rules. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक स्पेसिफिक रजिस्टर है जो कि यहाँ मेंटेन
मतलब मॉनिटर करता है इस चीज़ को कि यहाँ पे एससी कितना होना चाहिए, एसटी कितना होना चाहिए, ओबीसी कितना होना चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, उसको हम बोलते हैं रोस्टर रजिस्टर और रिजर्वेशन रजिस्टर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर. ओके, सो 51, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In the context of the reservation roster, what does the term lapsed reservation generally refer to? So lapsed reservation is nothing but a post that was reserved but was never filled and now is considered for general. So that is what lapsed reservation. कि पहले जो है वह बेसिकली फील्ड थी, मतलब रिजर्व थी, लेकिन वह फील्ड नहीं हो पाई और अब वह जो है जनरल्स के लिए कंसीडर की जा सकती है. दैट इज लैप्स्ड रिजर्वेशन. Next is, what is the primary purpose of the compassionate appointment scheme in Indian Railways? तो इंडियन रेलवेज के अंदर जो compassionate appointment है उसका मेन पर्पज क्या है? So to provide immediate relief and mitigate the financial hardship of the dependent family member of a deceased or medically incapacitated. So option number C is the right answer. It is very important. Next one is, a compassionate appointment can be granted to a dependent family member in which of the following circumstances. So, whenever the employee dies while in service or is medically decategorized or incapacitated with no suitable alternative job available, then there is a provision of what? Compassionate appointment. It is very important. Next is, which dependent relative of the deceased employee is typically not eligible for consideration under the CGA scheme. CGA scheme के तहत जो है तो कौन है जो कि एप्लीकेबल नहीं है? दैट इज विडोर, it is applicable, son daughter applicable, dependent brother or sister of the deceased employee if unmarried or minor applicable, a married daughter who has her own source of income or is supported by her spouse, so is not applicable. मैरिड डॉटर जो कि उसका खुद का अपना सोर्स ऑफ इनकम है या उसके सपोर्ट स्पाउस की तरह सपोर्टेड है, तो उस केस में जो है वो एलिजिबल नहीं होगी. ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट यहीं ख़त्म करते हैं, या एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं. यहाँ पूछा जा रहा है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट केस मस्ट बी सबमिटेड बाय द डिपेंडेंट फैमिली within what time frame from the date of employee's death or medical invalidation? So it must be within 5 year. It is very important. कंपैशनेट ग्राउंड पे मैंने एक वीडियो बना के चुका है, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा. CGAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ओके, सो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स. गुड डे फ्रेंड्स.